जय हिंद सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजेशन एंड बायो पेस्टिसाइड के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प इससे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए पहला आपका क्वेश्चन है, बैसिलस थ्यूरिंजीनेसिस का उपयोग किस रूप में होता है। तो बैसिलस थ्यूरिंजीनेसिस का उपयोग आप एज अ कीटनाशक करते हैं। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। ठीक है, मैं वीडियो की लेंथ को जो है ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, नीम से प्राप्त सक्रिय घटक जैव कीटनाशक है। तो नीम से हमें कौन सा कीटनाशक मिलता है, वो मिलता है हमें अजाड़ी रेक्टिन। क्या मिलता है? अजाड़ी रेक्टिन हमें नीम से प्राप्त एक जैव कीटनाशक है। फिर आपसे पूछा गया है, ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम का प्रयोग किसके नियंत्रण में होता है। तो अगर हमें फफूंदी का नियंत्रण करना है तो हम ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीम आधारित जैव कीटनाशकों का मुख्य कार्य होता है। तो नीम आधारित आपके जो जैव कीटनाशक हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है भाई। तो नीम एक एज आ एंटी फंगल होता है, यानी कि कीटों को मारेगा या फिर उनको दूर भगाने का काम करता है। फिर आपसे पूछा गया है, बायोपेस्टिसाइड का पर्यावरण पर प्रभाव होता है। तो बायोपेस्टिसाइड का कोई भी प्रभाव नहीं होता है पर्यावरण पर, शून्य प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए पूछा गया है, जो जैविक एजेंट कीट के शरीर में विष उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं। ऐसे एजेंट के बारे में आपको बताना है जो कि कीट के शरीर में विष उत्पन्न करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है, मेटाराइजियम एनिसोप्लिया का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए होता है। अगर दीमक लगी हुई है तो दीमक का प्रयोग हम किससे कर सकते हैं? मेटाराइजियम एनिसोप्लिया का प्रयोग से कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया है, बायोपेस्टिसाइड का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो बायोपेस्टिसाइड का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये पर्यावरण को अनुकूल रखता है। ठीक है, फिर पूछा गया है, NPV किस प्रयोग का बायोपेस्टिसाइड है। तो NPV जो है आपका एक प्रकार का वायरल बायोपेस्टिसाइड है। कैसा है? एक वायरल बायोपेस्टिसाइड है। 9th का आपका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। जल्द से जल्द आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो जो है पहुंच जाए। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, पायरीथ्रिन प्राप्त होता है। तो आपको बताना है पायरीथ्रिन किस चीज़ से प्राप्त होता है। ये होता है आपका क्राइसैंथेमम से ये आपका प्राप्त होता है। ठीक है, क्राइसैंथेमम। फिर आपसे पूछा गया है, राइजोबियम किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है। तो राइजोबियम जो है एक सहजीवी संबंध किसके साथ बनाता है? दलहन के साथ ये आपका संबंध बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है, नीला हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः प्रयोग होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का हम किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, एजोटोबैक्टर किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो एजोटोबैक्टर आपका एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकारक एक जीव होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, फॉस्फोबैक्टीरिया का कार्य है। तो फॉस्फोबैक्टीरिया क्या करता है? फॉस्फोरस को घुलनशील बनाता है। ठीक है, फॉस्फोरस को क्या बनाता है? घुलनशील बनाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, एजोस्पाइरलम किस प्रकार के पौधों के साथ उपयोग होता है। तो जो आपका एजोस्पाइरलम है ये आपके घास कुल के प्रकार के पौधों के साथ उपयोग किया जाता है। 15 का आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों का मुख्य लाभ क्या है। तो ये क्या करते हैं? जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? सस्ते होते हैं और पर्यावरण को अनुकूल रखते हैं, यानी कि पर्यावरण पर शून्य प्रभाव पाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रभाव हमारे पर्यावरण पर इसका नहीं पड़ता है। अगला आपसे पूछा गया है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पोषक तत्व को उपलब्ध कराते हैं। तो फॉस्फेट से ही आपको समझ जाना है फास्फोरस। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। कुछ आपको क्वेश्चन मैं बताऊं रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है।
आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। और या फिर ऐसा हो सकता है 3 ऑप्शन तो आपको एक से मिल जाएंगे, एक आपको डिफरेंट मिलेगा। जो डिफरेंट होता है ज़्यादातर वही आपका करेक्ट हो जाता है। हर केस में नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्क कर जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है 18 क्वेश्चन में माइकोराइजा का कार्य है। तो माइकोराइजा क्या करता है, फॉस्फोरस अपशोषण में सहायता करता है। क्या करता है, फॉस्फोरस अपशोषण में सहायता करता है आपका माइकोराइजा। फिर आपसे पूछा गया है वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है। तो जो आपकी कैंचुओं की सहायता से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है लैंड के लिए, सॉइल के लिए, ठीक है। सॉइल के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बिकता भी है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है जैव उर्वरक का उपयोग किस प्रणाली में मुख्य रूप से होता है। तो जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करते हैं भाई, पारंपरिक कृषि में नहीं करेंगे, जैविक कृषि में हम इसका प्रयोग करते हैं। रासायनिक कृषि में नहीं करेंगे, वाणिज्य कृषि में भी नहीं करते हैं, ठीक है। आपका जैविक कृषि जो होती है उसमें जैव उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके 20 MCQ क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे के हम 30 क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो से अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द जो है शेयर कर देना है, उन तक वीडियो पहुँचा देनी है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है राइजोबियम की प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेत में पाई जाती है, दलहनी पौधों की जड़ों में, या फिर जल में पाई जाती है, या फिर पत्तियों में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि राइजोबियम किसके साथ रहता है सहजीवी, या आपका दलहन के साथ रहता है। तो इसकी प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाएगी, इसकी प्रजाति भी आपकी दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाएगी, और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 22वां क्वेश्चन है आपका सबसे अधिक उपयोग में आने वाला जैव उर्वरक है। तो सबसे अधिक उपयोग में कौन सा आपका जैव उर्वरक आता है, तो आपका जो राइजोबियम है यही आपका सबसे ज़्यादा जो है उपयोग में आने वाला है, ठीक है। DAP MAP जो आपके होगा ये नहीं होंगे, ठीक है। पोटास हो गया, यूरिया, ये नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया किसे घुलनशील बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यूरिया, बी अमोनिया, सी फास्फेट, डी नाइट्रेट। तो फास्फेट से ही आपको समझ जाना है, फास्फेट को ही ये क्या बनाएगा, घुलनशील बनेगा, यानी कि सॉल्यूबल बना देगा, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है जैव उर्वरक का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। तो जैव उर्वरकों का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर, ठीक है, सही है। मृदा का प्रकार का मतलब कि सॉइल की टाइप कैसी है, सूक्ष्म जीवों की संख्या यानी कितने उस पर सूक्ष्म जीव प्रभाव कर रहे हैं, और डी दिया गया है उपरोक्त सही। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। इन सभी पर जो है जैव उर्वरकों का प्रभाव पड़ता है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैव उर्वरक का भंडारण तापमान होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 40 डिग्री से अधिक, दूसरा दिया गया है 0 डिग्री, तीसरा दिया गया है 25 से 30, चौथा दिया गया है 10 डिग्री। तो आपका जो 25 से 30 वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जैव उर्वरकों का भंडारण तापमान होता है। अगला आपसे पूछा गया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस किस प्रकार के कीटों पर प्रभावी होता है। तो जो आपका जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है ये आपका चबाने वाले कीटों पर प्रभाव करता है, ना कि छिपकली पर, ना कि चूसने वाले कीट पर, ना कि दीमक पर, ठीक है। चबाने वाले कीट पर जो है ये प्रभाव करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जैव कीटनाशकों का उपयोग किस कृषि प्रणाली में अधिक होता है। तो बहुत सरल है भाई, रासायनिक में तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, संकर कृषि में भी नहीं करते हैं, औद्योगिक में भी नहीं करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं जैविक कृषि में, ठीक है। जैवी से समझ आ रहा है जैविक, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्राइकोग्रामा क्या है। तो ट्राइकोग्रामा एक कवक है क्या, एक बैक्टीरिया है, या फिर एक परजीवी ततैया है, या फिर एक वायरस है। तो आपका ये परजीवी ततैया है, ठीक है। ट्राइकोग्रामा क्या है, ट्राइकोग्रामा एक परजीवी ततैया है। फिर आपसे पूछा गया है वर्टिसिलियम लेकानी का उपयोग किया जाता है। तो मृदा शोधन में नहीं, चूषक कीट नियंत्रण में, या फिर फफूंद नियंत्रण में, या फिर खरपतवार नियंत्रण में। तो चूषक कीट नियंत्रण में हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस NPV जिसको हम बोलते हैं किसके नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो फली छेदक पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है थ्रिप्स, तीसरा दिया गया है दीमक, चौथा दिया गया है चेपा। तो फली छेदक के इसमें
नियंत्रण करने में ये हमारा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV जिसको हम बोलते हैं उपयोगी होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है ब्यूरीविया बेसिनिया किस कीट समूह पर प्रभारी होता है। ठीक है, तो जो आपका ब्यूरीवेरिया है बेसियाना, ये आपका थना छेदक हो गया आपका ऑप्शन में, सफ़ेद मक्खी हो गया, दीमक हो गया, एफिड हो गया। तो जो आपकी सफ़ेद मक्खी होती है इसको पर ये प्रभाव करता है। ठीक है, ये इस प्रकार का कीट है जो यानी इन कीटों पर प्रभाव करता है, सफ़ेद मक्खी पर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपके 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 वहाँ कर लिए थे हमने और 6 ये कर लिए हैं। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए हैं, 31 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब आपको वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर देना है, सभी लोगों को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है क्या आपको डाउट आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके 3 बजे के पहले मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है जीव कीटनाशकों का अधिकतम प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या चाहिए भाई, वर्षा चाहिए, सही बात है। सूर्य की सीधी रोशनी भी चाहिए अगर ये काम करना चाहते हैं अच्छे से। उपयुक्त नमी भी चाहिए और तापमान भी चाहिए। तो रासायनिक मिश्रण भी चाहिए क्या, तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वर्षा भी चाहिए क्या, सूर्य की सीधी रोशनी चाहिए या फिर उपयुक्त नमी और तापमान चाहिए। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त नमी और तापमान इनके लिए चाहिए पड़ता है काम करने के लिए। ठीक है, कीटों पर जैव कीटनाशक का प्रभाव होता है। ठीक है, तो कीटों पर कीटनाशक का क्या प्रभाव होता है, ये धीरे लेकिन स्थायी रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। फिर आपसे पूछा गया है जीवम रट किस प्रकार का उत्पाद है। तो आपका जो जीवम रट है एक प्रकार का आपसे पूछा गया है रासायनिक उर्वरक है या फिर कीटनाशी है या फिर जैव उर्वरक है या फिर प्राकृतिक टॉनिक है। तो जो आपका जीवम रट है ये आपका एक प्रकार का प्राकृतिक टॉनिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है पैरासाइटोइड्स का प्रमुख कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पौधों की वृद्धि कराने में, कीटों का परजीवीकरण कर मानना करने में या फिर मृदा सुधार में या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो कि है कीटों का परजीवीकरण कर मानना। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया फ्रैंकिया किस पौधे समूह में सहजीवी संबंध बनाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घास कुल में, दलहन में, गैर दलहनी पौधे में या फिर फलों वाले पौधों में। तो ये आपके गैर दलहनी पौधे जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोराइजल बोलते हैं, इनमें ये क्या करता है, सहजीवी संबंध बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है ग्रीन मैन्यूरिंग में किसका प्रमुख योगदान होता है। तो पूछा गया है कार्बनिक पदार्थ का होता है, पानी का होता है, कीटनाशक का होता है या फिर रासायनिक पोषक का होता है। तो जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान होता है ग्रीन मैन्यूरिंग में। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है एजोला एनाबीना प्रणाली किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो आपका जो धान की फसल होती है उसके लिए एजोला एनाबिया जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, गेहूं में नहीं होते हैं, आपके चना में नहीं होंगे और लास्ट ऑप्शन क्या है, आलू में भी नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैव उर्वरक का भंडारण जीवन काल सामान्यता होता है। तो जैव उर्वरक का भंडारण जीवन काल कितना होता है, 6 माह तो नहीं होता, 1 वर्ष पूछा गया है, 2 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जल्द से जल्द आपको वीडियो को शेयर कर देना है और जाकर कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को। चलिए जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर हम जो है 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कब आपका एग्ज़ाम है ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कौन सा जैव उर्वरक पोटास घुलनशील बनाता है। तो जो आपका KSB जैव उर्वरक है ये पोटास को क्या करता है, घुलनशील बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है एजोस्पेरिलियम स्पाइरलम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो दलहनी फसलों में, अनाज फसलों में या फिर तिलहन फसलों में या फिर सब्जियों में। तो आपका अनाज फसलों में हम जो है एजोस्पाइरलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है मृदा में जैव उर्वरक की प्रभावशीलता बढ़ती है जब।
ऑप्शन नंबर ए है तापमान बहुत कम हो, बी दिया गया है मृदा में नमी हो, सी दिया गया है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो, डी दिया गया है अधिक धूप हो। ठीक है, तो जब मृदा में नमी होगी तो क्या करता है, आपने पहले भी पढ़ा है, मृदा में नमी अगर होगी तो हमारा जैव उर्वरक की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, उसकी कार्य प्रणाली बढ़ जाती है। ठीक है, फिर पूछा गया है जीवामृत किस प्रकार से तैयार किया जाता है। पहला दिया गया ऑप्शन केवल गौमूत्र से, दूसरा दिया गया रासायनिक मिश्रण से, तीसरा दिया गया गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन आदि से, और चौथा दिया गया है वर्मी से। तो जो आपका जीवामृत है ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन आदि से तैयार किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है राइजोबियम की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है। ठीक है, सबसे कॉमन प्रजाति, सामान्य प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, फिर दूसरा गया है एजोटोबैक्टर वेनिलैंडी, तीसरा दिया गया है आपका स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, फिर आपका दिया गया है बैसिलस सबटाइलिस। तो आपका जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है ये आपका सबसे सामान्य प्रजाति है राइजोबियम की। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर में सूक्ष्म जीवों की संख्या CFU होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर में सूक्ष्म जीवों की संख्या, जिसको हम CFU कहते हैं, कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर 4 या फिर 10 की घात 6 या फिर 10 की पावर 7 या फिर 10 की पावर 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 की पावर 8 आपकी CFU होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कौन सा जैव उर्वरक सल्फर उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहला दिया गया है एजोटोबैक्टर, दूसरा दिया है PSB, तीसरा दिया है थियोबैसिलस, चौथा दिया है फ्रैंकिया। तो ये आपका थियोबैसिलस जो होता है ये आपका सल्फर उपलब्ध कराता है। ठीक है, सल्फर याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है वर्मी वॉश किस प्रकार का उत्पाद है, कीटनाशी, तरल जैव उर्वरक है, खाद है या फिर घोल है। तो जो आपका वर्मी वॉश है एक प्रकार का तरल जैव उर्वरक होता है। ठीक है, 22 का जो है आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, केवल और केवल 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। माइक्रोराइजा किस पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है। पहला दिया गया है जिंक, दूसरा दिया गया है फास्फोरस, तीसरा दिया गया है पोटास और चौथा दिया गया है नाइट्रोजन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। माइक्रोराइजा क्या करता है, फास्फोरस का अवशोषण करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स मुख्यतः मृदा के किस घटक को प्रभावित करते हैं। तो जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स होते हैं ये किस चीज़ को प्रभावित करते हैं। आपसे वही भाई सवाल सेम है, आपको याद करना है। फॉस्फेट से क्या हो जाएगा भाई, फॉस्फेट हो जाएगा, बहुत सरल है ये। तो pH हो गया, दूसरा जल हो गया, तीसरा हो गया जैविक पदार्थ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फॉस्फेट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका 25वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम EM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तकनीक किसके लिए उपयोगी है। तो ये कीटनाशक नियंत्रण में नहीं, मृदा की उर्वरक बढ़ाने में ये यूज़ करते हैं इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रोग नियंत्रण भी नहीं होगा, सिंचाई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे टॉप 25-25 करके हमने 2 बार में कंप्लीट कर ली हैं। तो हमारे यहाँ पर टॉप 50 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना इस MCQ क्वेश्चन को। एक बार और वीडियो देख लीजिए तो आपको जो है पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, प्रबल एग्रो स्टडी का जो मेन यूट्यूब चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी, ठीक है, प्रबल एग्रो स्टडी को जो है जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी उस चैनल की, तो वहाँ पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाना है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसी PDFs मिलती रहती हैं जिनको आप पढ़कर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आज की इस वीडियो का टाइटल, हमने पूरी देख ली है। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी MGPRE कुछ भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, कमेंट कर दीजिए तो मैं आपकी उस पर पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, पेपर का सॉल्यूशन दूंगा बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई।